नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में टारगेट विद रोहित में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग 1857 के विद्रोह को पढ़ेंगे। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था, लेकिन यह विद्रोह असफल रहा क्योंकि इसमें ब्रिटिश राज की ओर से एक संपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य किया गया और भारतीयों में इसमें हिंदू मुस्लिम एकता तो था 1857 क्रांति को लेकर के, लेकिन इसमें कुछ वर्ग थे, जैसे सामंत वर्ग हो गया, साहूकार वर्ग हो गया और कुछ विशेष वर्ग जिससे अंग्रेज़ों को और भारतीयों को कुछ विशेष फायदा थे। इस वजह से एक दुर्भाग्य रहा कि इस समय एक साथ एक सभी जगह पर 1857 की क्रांति की शुरुआत नहीं हो पाई थी और कुछ वर्ग इसमें भाग नहीं लिए। इस वजह से अंग्रेज़ सरकार के द्वारा इसका दमन कर दिया गया था। लेकिन यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि 1857 का जो विद्रोह था वो एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में एक क्रांति थी, एक बिगुल था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में यह शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसमें हासिल कर ली। विद्रोह के कई नामों से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह, ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा इसे सिपाही विद्रोह कहा गया। भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, जिसे भारतीय इतिहासकारों के द्वारा इसे महान विद्रोह कहा गया। 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा कहा गया। इस तरह से इसे कई इतिहासकारों द्वारा कई नाम दिए गए, जिसमें कि विनायक दामोदर सावरकर इन्हें भारतीय विद्रोह एवं स्वतंत्रता का पहला युद्ध ब्रिटिश सावरकर के द्वारा कहा गया। सिपाही विद्रोह ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा। भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह भारतीय इतिहासकारों ने कहा। विद्रोह के अगर कारण की बात करें तो कई तरह के कारण थे। राजनीतिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, व्यक्तिगत की सिद्धांत की बात बाद में करेंगे। तो अगर कारणों की हम बात करें तो राजनीतिक कारण में अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति थी। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति और व्यापकता का सिद्धांत था। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिसमें अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन में बैठने की अनुमति भी नहीं थी। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए गए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग अधिकारी, अनुचर, सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्रवाई ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ से मैंने देखा कि किस तरह से 1857 की विद्रोह की जो शुरुआत हुई उसके क्या कारण रहे। राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो इसमें अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति थी। अंग्रेज किसी न किसी नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे भारत में, जिससे भारतीयों में एक असंतोष था। इसी असंतोष के रूप में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। भारतीय शासकों और प्रमुखों को कई तरह के नियम बना करके दत्तक, जैसे उनके अगर अपना पुत्र नहीं है तो वहाँ पर वो शासन नहीं कर सकते शासक, इस तरह से कई तरह के नियम बना करके उनको अपने पद से हटाने की कोशिश की गई अंग्रेजों के द्वारा। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत उन्होंने लाया और उसके तहत सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। इस सिद्धांत के माध्यम से जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर भी हड़प लिए गए। सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र के बाद झांसी में यहाँ पर उनको भी बैठने की अनुमति नहीं दी गई। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन कर लिया गया। इस तरह से इन सभी क्षेत्रों में एक असंतोष जाग उठी
और वेबगत सिद्धांत की अगर हम बात करें तो वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार वेबगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीकी का सामना किया गया था। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उससे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु हो जाने के बाद सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। एक वेबगत नीति लाई गई और इस नीति के तहत यह कहा गया कि किसी भी शासक अगर कोई अपना पुत्र नहीं है तो किसी दूसरे को गोद लेकर के सिंहासन पर नहीं बैठा सकता है। इस समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया था, जिसमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे या अपने लाभप्रद पदों को खो चुके थे। इस तरह से राजनीतिक कारण था जिसमें वेबगत का सिद्धांत गया, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। वेबगत का सिद्धांत वर्ष 1840 के दशक के अंत में, और इस नीति के तहत ये कहा गया कि जिसके अपना पुत्र नहीं है, सगा पुत्र, वो किसी को गोद नहीं ले सकता है, अर्थात दत्तक पुत्र को सिंहासन पर नहीं बैठा सकता है, जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर इस संग्राम का विरोध किया, मतलब अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया और 1857 के संग्राम में एक प्रमुख भूमिका अदा की। सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करें, कई तरह के कारण थे। राजनीतिक कारण यही था कि शासकों में असंतोष था, भारतीय शासकों में, और दत्तक पुत्र को गद्दी पर नहीं बैठाया जा सकता था। यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया एक वेबगत सिद्धांत था, वेबगत नीति था, और इसी से भारतीय शासकों में असंतोष था। राजनीतिक कारण में सामाजिक और धार्मिक कारण की अगर हम बात करें, कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ मनानुसिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेज के रहन सहन, अन्य व्यवहार व उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों को पदोन्नति कर दी जाती थी। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा था कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिशनरी के रूप में प्रचार करने आए थे। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। हालांकि ये कुछ प्रयास उनके द्वारा जो किया गया था, जैसे विधवा पुनर्विवाह हो गया, सती प्रथा का अंत, इस तरह से सही प्रयास था। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को धीरे सीधे चुनौती दे रहे थे। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। तो जैसे कभी होता है ना कि कुछ नया होता है तो कुछ उस पर संदेह होने लगता है, उस तरह से था। और ये सारे कारण थे भारतीयों में असंतोष का। सामाजिक कारण की बात करें अगर हम, तो जो पहले से यहाँ पर चला आ रहा था, सती प्रथा और विधवा विवाह न होना, मतलब पुनर्विवाह न होना, कन्या भ्रूण हत्या, इन सब प्रथाओं को अंग्रेजों के द्वारा समाप्त किया जाने लगा। और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं को पसंद नहीं आई। मुसलमानों को जो रूढ़िवादिता था यहाँ पर अपना पढ़ाई लिखाई का, उसे भी अंग्रेजों धीरे धीरे समाप्त किया जाने लगा, जो कि भारतीयों को पसंद नहीं आती थी। और उन्होंने जो आधुनिक तकनीकी लाया, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ वगैरह, ये सब भी भारतीयों को एक संदेह की दृष्टि से भारतीय इसे देखे सामाजिक कारण के अंतर्गत। तो और भारतीयों को लगने लगा कि इनके धर्म के साथ ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और इनके धर्म को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से सामाजिक मान्यताओं पर भी धीरे धीरे असर पड़ने लगा और सामाजिक कारण यहाँ से जन्म लिया। आर्थिक कारण की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान लगाना, कर वसूली के सख्त तौर तरीके बनाना, अधिक संख्या में लोग महाजनों के लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों को पुरानी ज़मीनों के हाथ से निकलती जा रही थी। जब वो कर्ज नहीं दे पाते थे महाजन को, तो जो उनकी ज़मीन ले ली जाती थी और जमींदार जो थे उन पर लगान लगने लगा। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिससे विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया गया। भारतीय हस्तकला उद्योग को ब्रिटिश के
ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। तो इस तरह से आर्थिक कांड भी हुए यहाँ से कच्चे माल को ले जाते थे, अपने यहाँ उसको बना करके यहाँ पर महंगे दामों पर बेचते थे। तो भारत में जो हस्तकला उद्योग थे उन सस्ते, उनके कंपेयर में तो उतने उसमें क्वालिटी भी नहीं होती थी, और यहाँ द्वारा निर्मित होते थे, और वहाँ से जो बन करके कपड़े आते थे वो मशीन से निर्मित होते थे। तो एक कंपटीशन का माहौल उत्पन्न हो गया भारत में कपड़ा व्यापार को लेकर के, टेक्सटाइल के क्षेत्र में। और सिपाहियों की बात करें तो सिपाही खुद ही किसान परिवार से गए थे, और किसानों के साथ एक चुनौतियाँ हुई कि अगर वो महाजन का कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जो ज़मीन थी वो ले ली जाती थी। जमींदार कोई था, अगर भूमि का लगान नहीं भर पा रहा था तो उसको बहुत ही सख्ती के साथ तौर तरीके अपना करके उसकी वसूली की जाती थी। इस तरह से एक असंतोष उत्पन्न हुआ, सैनिकों में भी इसका असर दिखा, और क्रांति की शुरुआत का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। सैनिक कांड की बात करें तो 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में भी शुरू हुआ, जो कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था। 87% जो है भारतीय सैनिक थे उसमें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटेन से यहाँ सैनिक लाना असंभव था, तो भारतीयों को ही यूज करते थे, और अपने स्वयं जो है जो बहुत ऊंचे पद होते थे वहाँ पर अंग्रेज अपने लोगों को रखते थे, और जो निम्न कर्मचारी के पद होते थे वहाँ पर भारतीयों को रखा जाता था। तो 87% सैनिक भारतीय ही थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता था। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। और भारतीयों में परंपरा थी समुद्र पार न करने की। और लॉर्ड कैनिंग 1857 में क्रांति हुआ, 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत हुई। और 1856 में जब लॉर्ड कैनिंग जो है एक कानून लाया, और उसमें कहा गया कि जो भारतीय कंपनी में जो सेना है अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें समुद्र पार भी जाना सकता है। चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है कि जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ तो उस समय भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग उसमें भारत के गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय भी बन गया, क्योंकि तब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नर जनरल के पद थे वायसराय में कन्वर्ट हो गए, और कंपनी के शासन पर निरंकुश लगाने के लिए ऐसा किया गया। और भारत का पहला वायसराय 1858 में लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। उसके कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। वह 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम रहा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिससे भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। तो भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? 1861 से हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम जब 1861 आया लॉर्ड कैनिंग के समय में। व्यक्तिगत के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1858 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। व्यक्तिगत का सिद्धांत, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई शासक का अपना पुत्र न हो तो दूसरे को गोद नहीं ले सकता था। इस तरह से वहाँ का शासक अपना उत्तराधिकारी नहीं किसी को बना सकता था, और वहाँ का जो शासन था वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाता था। एक नीति थी उनकी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन, और भारतीय दंड संहिता 1858। इस तरह से लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटना हुआ। 1857 क्रांति को दबाने में सफल रहे। भारत का प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। व्यक्तिगत सिद्धांत को लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में ख़त्म कर दिया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन हुआ। भारतीय दंड संहिता 1858 आया। व्यक्तिगत नीति किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है। इसके अगर तात्कालिक कांड की बात करें 1857 का, तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कांड सैनिक ही थे। एक अफवाह यह फैल गई थी कि एनफील्ड राइफल के कारतूसों में
गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। तो उस समय सैनिकों के पास एक राइफल है, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। एक अफवाह फैल गई थी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण ही यही था, जिसे सैनिक के रूप में मंगल पांडे एक सैनिक हुआ करते थे, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया और 8 अप्रैल 1857 को तुरंत उनको फांसी भी दे दिया गया था। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। मार्च 1857 को एक राइफल का प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई। मार्च 1857, शायद 29 मार्च था, 29 मार्च 1857 को उन्होंने मंगल पांडे ने बहुत ही मजबूती के साथ इस राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला भी कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई। जब इतनी जल्दी 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सज़ा भी दे दी गई। विद्रोह की अगर केंद्र की बात करें कि कौन सा विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैल चुका था। विद्रोह के मुख्य केंद्र में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिला शामिल है। लखनऊ अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि नाना साहब के दत्तक पुत्र थे। झांसी 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया झांसी से। उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। इसलिए महारानी लक्ष्मीबाई, जो कि 22 वर्ष की थी, झांसी से अंग्रेजों का नेतृत्व की। ग्वालियर से झांसी की रानी और एक इनके जो नाना जी के सेनापति थे तात्या तोपे, नाना साहब के सेनापति, उन्होंने मिल करके, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे मिल करके ग्वालियर से अंग्रेजों का विरोध किया और ग्वालियर पर कब्जा भी कर लिया। मार्च के माध्यम से पैदल मार्च किया। वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेज ने उनको हरा दिया। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा भी कर लिया। पहले किसी भी तरह से ये दोनों लोग मिल करके, लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे, ग्वालियर पर कब्जा किए, लेकिन बाद में ब्रिटिश के खिलाफ जो है इनको हार के सामना करनी पड़ी। फिरोज जो है वहाँ से दमन करता था इस क्रांति का और ग्वालियर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बिहार की बात करें तो बिहार के नेतृत्व तो कुंवर सिंह ने किया। जगदीशपुर बिहार के शाही घराने में से थे वो। दमन और विद्रोह की बात करें तो 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला था। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया। तो धीरे धीरे जो है बहुत लंबे समय तक चला, 1 वर्ष तक 1857 का विद्रोह चला। 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ था और धीरे धीरे 1858 के मध्य तक इसे दबा दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी पर अंकुश लगा दिया गया और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय बने। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 दिन बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई थी। उस समय लॉर्ड कैनिंग 1857 की जब क्रांति हो रही थी, उस समय लॉर्ड कैनिंग यहाँ का वायसराय थे, तो गवर्नर जनरल फिर वायसराय। मेरठ में विद्रोह भड़का था, उसके 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, 10 मई है ना, 10 मई 1857 से विद्रोह शुरू हुआ और करीब 1 साल तक विद्रोह चलता रहा और 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। 8 जुलाई 1858 को, 14 महीने के बाद, 1 साल से भी ज़्यादा। और शुरुआत कब से हुआ था देख सकते हैं,
विद्रोह के स्थान भारतीय नेता ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया। अब हम इसको देख लेते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जवाहर, बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, और ब्रिटिश दमनकर्ता जो थे वो जॉन निकोलसन थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस, कानपुर से नाना साहब, सर कोलिन कैंपबेल, झांसी और ग्वालियर से लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे, जनरल हिरोज, बरेली से खान बहादुर खान बरेली से थे, सर कोलिन कैंपबेल, और कहाँ से थे? कानपुर। तो बरेली और कानपुर, देखिए कैंपबेल याद रखिए, क से कानपुर हो गया और बे से बरेली हो गया। कैंपबेल ने 2 जगह से दमन किया। ब्रिटिश अधिकारी थे कैंपबेल, सर कोलिन कैंपबेल का पूरा नाम था। क से कानपुर और ब से बरेली। तो कैंपबेल, कानपुर और बरेली। कानपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहब। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। इलाहाबाद और बनारस की बात करें तो मौलवी लियाकत अली जो है मौलवी इलाहाबाद और बनारस से थे। कर्नल ऑन्सेल, और बिहार से कुंवर सिंह थे, विलियम टेलर। ये दमन करता थे, इसको देख लीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब विद्रोह की असफलता के कारण की अगर हम बात करें, क्या कारण थे? तो सीमित प्रभाव था, प्रभावी नेतृत्व की कमी थी, सीमित संसाधन थे, मध्य वर्ग की भागीदारी इसमें नहीं थी। मध्यम वर्ग के जो लोग थे 1857 क्रांति में भागीदारी नहीं लिए थे। संसाधन भी हमारे पास सीमित था, नेतृत्वकर्ता उतना प्रभावी नहीं था, इसका प्रभाव भी सीमित था। हालांकि विद्रोह काफ़ी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा, क्योंकि उत्तरी भारत में ही लगभग इसका असर दिखा। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग, इसे दोआब क्षेत्र कहा जाता है। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर तथा राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए। बड़ी जो रियासतें थीं वहाँ के लोग भी इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। दक्षिण प्रांतों में भी इसमें भाग नहीं लिया गया। तो केवल मैंने बताया कि जो दोआब क्षेत्र था, दोआब क्षेत्र के लोग ही 1857 के विद्रोह में शामिल थे। सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश लोग थे इसमें। प्रभावी नेतृत्व की कमी थी, विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहब, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई आदि भावी नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। सीमित संसाधन थी, सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार, परिवहन, संचार, ये सभी संसाधन जो थे अंग्रेजों के अधीन थे। इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की कमी थी, क्योंकि सारा उनके पास संसाधन थे, तो गुप्त तरीके से आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो जो हथियार थे उनकी कमी पड़ गई, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया, मध्य वर्ग की भागीदारी भी नहीं रही। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारियों और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेज की ही मदद किया। विद्रोह का परिणाम क्या रहा? कंपनी शासन का अंत हो गया। 1857 की महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना था। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना। 1857 की जो क्रांति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय इलाहाबाद में की। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। भारत का कार्यकाल देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था। धार्मिक सहिष्णुता, अंग्रेज ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। प्रशासनिक परिवर्तन, भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद से स्थानांतरित किया गया। है ना, ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन हो गया। धार्मिक सहिष्णुता, अंग्रेजों ने वादा किया कि वे भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों की परंपराओं पर कोई हस्तक्षेप न करते हुए उनका सम्मान करेंगे। प्रशासनिक परिवर्तन, भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में बदल दिया गया। तो इस तरह से कई सारे परिवर्तन हुए। अंग्रेजी शासन का, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत हो गया। ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन हो गया भारत पर। धार्मिक सहिष्णुता, उन्होंने कहा कि हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रशासनिक परिवर्तन भी हुआ। गवर्नर जनरल के जो पद थे वो वायसराय में बदल गया 1857 क्रांति के बाद। भारतीय शासकों के अधिकारों की मान्यता दी गई। व्यक्तिगत का सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट भी दे दी गई, जिसकी लड़ाई शुरू हुई थी। सैन्य पुनर्गठन की बात करें तो सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने
और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में ही रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए योजना बनाई गई थी। तो पहले देखिए 87% सेना जो थे भारतीय थे, लेकिन अब उसमें उनकी भी बढ़ा दिया गया, ब्रिटिश सैनिकों को बढ़ा दिया गया इसमें, लेकिन शस्त्रागार जो थे वो भारतीयों के पास न रह करके ब्रिटिश के हाथ में ही था। निष्कर्ष क्या निकला? 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकों की बात करें, विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर द्वारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। देखिए, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर। 1857 सिंपोजियम रिबेलियन 1857, ए सिंपोजियम पूरनचंद जोशी के द्वारा लिखा गया। द इंडियन म्यूटिनिटी ऑफ 1857, जॉर्ज ब्रूस मलेसन के द्वारा लिखा गया। क्रिप्टोफर हिबर्ट द्वारा ग्रेट म्यूटिनी जो है हिबर्ट द्वारा लिखा गया। इंडियन म्यूटिनिटी ऑफ 1857, जॉर्ज ब्रूस मलेसन द्वारा लिखा गया। रिलीजन इन आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल 1857, यह इकबाल हुसैन के द्वारा लिखा गया। अनसुइंग हीरोज ऑफ 1857, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, खान मोहम्मद सादिर खान द्वारा लिखा गया।